गौरी की शादी एक बड़े घर के लड़के यानी कि राजेश के साथ होती है। राजेश की 4 बहनें हैं और सभी अपने भाई पर जान छिड़कती है। अरे पापा, ये राजेश के लिए कैसी छोटी सी हिट की लड़की ब्याह लाए आप? हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए थी। गौरी को ननद की बात बुरी लगती है और वो रोने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? इकलौता बेटा है हमारा, समझी? वो तो तेरे ससुर हाँ कराए थे, वरना मैं तो ना करवाती तेरी शादी अपने हीरे जैसे बेटे से। ननदे सास को भरती और सास गौरी से लड़ती। ये क्या है? तुम्हारी बहनें और माँ आए दिन मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है। क्यों नहीं बोलते उन लोगों को कुछ? अरे क्या बोलूं? अब उन लोगों का इकलौता भाई और बेटा होना, तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर, समझा करो ना। और कौन सा वो लोग रोज आते हैं ससुराल से? माना एक साथ नहीं आती, लेकिन रोज कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना। खैर, जैसे तैसे कुछ साल गुजरते हैं। गौरी एक प्यारे से बेटी की माँ बनती है। सुनिए, हर बात पर ससुर जी से पैसा मांगना ठीक नहीं लगता। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? काम तो मैंने कभी किया ही नहीं गौरी। पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं होता। गौरी के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। गौरी ननद को फोन करती है। दीदी, अब जीजा जी को बोलकर इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दो ना। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है। दवाई का खर्चा और मुन्ने की पढ़ाई का खर्चा काफी है। कुछ मदद मिल जाएगी दीदी। देखो गौरी, तुम तो जानती हो मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमा कर बोलोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो तुमको ही है ना। हम भी तो निभा रहे हैं। खैर, बोल दूंगी इनको। गौरी समझ जाती है। वो दूसरी ननद को फोन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। अरे भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा? वो तो राजकुमार है। बस आप जरा माँ का ख्याल रखो, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। बाकी करते हैं बात आराम से। गौरी के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। ना पति काम करना चाहता है और ना ननदे मदद। फिर एक रोज गौरी की सहेली कहती है, गौरी, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ वहाँ काम करती? अरे लेकिन मुन्ना तो छोटा है ना। तो क्या हुआ? तेरी सास और पति तो घर पर ही हैं, वो लोग संभाल लेंगे। तू चल मेरे साथ। गौरी ने अब काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का था। गौरी अपने भाई से कहती है, भाई, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस पर मेरे गौरव का भी एडमिशन हो सकता है क्या? अरे कैसे बात कर रही है गौरी? जितना तू कमाती है उतने में तो तेरा घर भी नहीं चलता। तू कहाँ इतने महंगे स्कूल का सपना देख रही है? लेकिन गौरी भी ठान लेती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। माँ जी, ये मेरे गहने हैं, मैं बेच रही हूँ। गौरव का कल एडमिशन है। अरे वो तो ठीक है गौरी, लेकिन आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी? और ज्यादा मेहनत कर लूंगी माँ। गौरव कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देगा। गौरी, हम लोगों ने तुझे गलत समझा, लेकिन तू ही थी जो ये घर लेकर चल रही है, वरना कब की अलग हो जाती। गौरी सास की ओर मुस्कुराकर देखती है। आप भी तो मेरा साथ दे रही हैं ना। अरे कभी खाने में अंडा या मुर्गा भी खिला दिया करो। क्या रोज रोज पत्ता खिलाती रहती हो? अरे शर्म तो आती नहीं? सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो कुछ करता नहीं, ऊपर से मुर्गा खाना है इसको। गौरी अपना घर चलाने के लिए तो पर्याप्त पैसे कमा लेती है, लेकिन बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते। माँ, मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए। मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूँगा। और क्या, बिल्कुल, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या? मैं कल ही ला दूंगी। हाँ बच्चा,
तू बस मन लगाकर पढ़ाई किया कर। उसके जाने के बाद कहाँ से लाएगी पैसे ड्रेस के? माँ वो पास वाली चाची से कुछ पैसे उधार लूंगी। अरे सभी से तो उधार ले चुकी है तू। कर्जा इतना चढ़ा लिया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तो उतार नहीं पाएगी। अरे माँ जी, गौरव कुछ बन जाए तो मुझे कमाने की क्या जरूरत, फिर तो मैं बस रानी बनकर राज करूंगी। एक दिन गौरव कहता है, माँ मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छे पैसों में। अब हम लोगों के बुरे और दुख के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सास की फोटो के सामने हाथ जोड़ती है कि उसका पति उसे कहता है, देखा गौरी, तेरी तपस्या खत्म हुई। इतने सालों से जो तू फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, अब तू आराम कर सकती है। अरे नहीं नहीं, अभी तो नौकरी लगी है, कुछ दिन कुछ पैसे कमा तो लेने दो। कुछ महीनों बाद गौरी की ननद गौरव के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे भाभी, वो मैं ना रिश्ता लेकर आई थी गौरव के लिए, सुना अच्छा कमा रहा है, क्यों? देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। गौरी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वो बेटी की शादी इतनी जल्दी कर दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जिसे उतारना है। तो क्या हो गया, शादी के बाद भी उतार लेगा, कम से कम एक लड़की आ जाएगी तो आराम रहेगा। गौरी लोगों के प्रेशर में आकर बेटे की शादी कर देती है और शादी के बाद एक दिन जब अपनी फैक्ट्री में जाती है, मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 22 साल काम कर लिया पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो चुका है, नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया। गौरी बहन, बहुत मेहनत की तुमने जीवन में, अब भगवान कोई मुश्किल ना दे। गौरी घर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उसे बहू और बेटे की आवाज सुनाई देती है। क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सोचा भी नहीं कि जो कर्जा वो ले रही है खुद की अय्याशी के लिए, वो हम लोग क्यों भरे? उनका कर्जा है वो देखे। हाँ लेकिन क्या करूं, माँ को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता ना। अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगे, पूरी जिंदगी उनका कर्जा चुकाते रहोगे? कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेंगे? मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो पैसे नहीं है फालतू के। जिसका कर्जा है वही निपटाए। गौरी बेटे बहू की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है और अंदर न आकर वहाँ से सीधे फैक्ट्री जाती है। मैनेजर साहब, मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक हिम्मत है तो कर लेते हैं। वो मेरा इस्तीफा ना वापस कर दीजिए। ये बोलकर गौरी की आंख लाल हो जाती है। मैनेजर समझ जाता है कि गौरी की उम्मीद टूट चुकी है। वो उसके हाथ में इस्तीफा रखकर कहता है, कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी। माँ का कर्जा आज तक क्या कोई चुका पाया है? चालाक बीवी। श्याम और राधा रायगढ़ गांव में रहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी न किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहाँ आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना।
और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ हैं? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं, जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती। बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूं, तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है, लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अब मेरी ही वजह से कोई यहां खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से श्याम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए, कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है, और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है।